पढ़ेंगे, निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। तालिका दिया हुआ है रक्त समूह, जिसको ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं। ए, बी, ओ, ए, बी कुल, ठीक है? यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दी गई है कि ए ग्रुप वाले कितने छात्र हैं? तो 9 हैं। बी ग्रुप वाले कितने हैं? तो 6 हैं। ओ ग्रुप वाले 12 हैं और ए बी ग्रुप वाले 3 हैं। टोटल छात्रों की संख्या 30 है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछता है या तो डाटा दिया गया, तो इससे आपको कुछ लेना-देना नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है वह इम्पोर्टेंट है। सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या है? सबसे अधिक तो आपको यह देखना होगा कि सबसे अधिक यानी कि मैक्सिमम ब्लड ग्रुप कौन-सा है, ठीक है? तो मैक्सिमम आप देखेंगे तो यही ना मिलेगा, कौन-सा है? ओ वाला है, कितना है? तो 12 है, कितना है? तो 12 है, कितना है? तो 12 है। और सबसे कम यानी कि मिनिमम वाला अब देखना है। मिनिमम वाला देखना है तो कौन है? मिनिमम देखिए, मिनिमम आपका एबी वाला है 3 है। एबी वाला आपका 3 है और ओ वाला आपका मैक्सिमम है। ओ वाला आपका क्या है? मैक्सिमम है। यही ना कहा जा रहा है तो ग्रुप आपको पता लग गया कितना है ये भी पता लग गया। पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या होगा? यानी कि आपसे अब रेशियो पूछता है यानी कि अनुपात क्या होगा? तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन में इसका रेशियो कितना होगा? 12/3 यानी कि 4 अनुपात 1 हो जाएगा। 4 अनुपात 1 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। लेकिन आप कहेंगे सर कि ऑप्शन नंबर 1 क्यों नहीं होगा? ऑप्शन नंबर 1 क्यों नहीं होगा? 1 अनुपात 4 भी तो हो सकता है। तो इससे पीछे का लॉजिक जो है वह मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। आप इस सेशन को देखते हुए आप अपने जो भी ज्ञान है उसे आप लिमिट में रखेंगे ताकि आप कुछ समझ पाएँ, ठीक है? यहाँ पे देखिए सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले, सबसे पहले क्या कहा जाता है? सबसे पहले कहता है कि सबसे अधिक यानी कि पहले कहता है क्या? सबसे अधिक वाले को और सबसे कम वाले पाए जाने वाले को बाद में। यानी कि सबसे अधिक क्या है? तो सबसे अधिक 12 है यानी कि जो सबसे पहले आता है उसको ऊपर में रखते हैं। यानी कि अंश के रूप में लेते हैं हम लोग और जो बाद में आता है उसे हर के रूप में मानते हैं। कि यहाँ पे सबसे अधिक हमारा 12 है और सबसे कम 3 है। इसको जब आप रेशियो में तोड़ेंगे तो 4:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। 4:1 हो जाएगा। इस टाइप से इसका बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर यह नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर भी बोलते हैं और बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि सर यह पैटर्न का क्वेश्चन है, क्या है? पैटर्न का क्वेश्चन है, तो आप किसी भी माध्यम से मान सकते हैं और इस सेशन समाप्त होने के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कौन-सा चैप्टर आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और कौन-सा कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये सभी जानकारी मैं आपको लास्ट में एक डाटा भी उपलब्ध कराऊँगा जिसमें आपको बताए गए होंगे एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन इस टाइप से आपको डाटा एक तैयार करके मैं आपको दे दूँगा, ठीक है? तो वह डाटा भी आपको आज ही के सेशन में मिलेगी, तो ये दोनों सेशन आप कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको पता लग सके कि कौन-सा सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कितना इम्पोर्टेंट है, कौन-सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, ये जानकारी। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कहता है अगला पद क्या होगा या जो मिसिंग है वह पद क्या होगा? तो 1, 6, 15 इसके बाद खाली स्थान है, इसके बाद 45 है, इसके बाद ये 66 है, फिर से 91 है। तो इसका डिफरेंस सबसे पहले देखिए। तो यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे 9 का है। यहाँ पे देखेंगे तो कितना का डिफरेंस है? 1 21 का है। यहाँ पे देखेंगे तो कितना का डिफरेंस है? 5 और इधर हो जाएगा 8 में से 6 गया 2, 25 का। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस, यहाँ पे भी देखेंगे तो 4 का डिफरेंस। तो क्या आपको लगता है कि 9 में 4 आप जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा और यहाँ पे 4 का डिफरेंस हो गया? या अगला में भी 4 जोड़ेंगे तो 17 होगा और यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस। तो क्या लगता है 15 में जब आप 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 में 13 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी है। आगे बढ़ते हैं, यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी टाइप से आपको कंटेंट आपको हर सोमवार से लेकर शनिवार तक शाम को 8 बजे मिलते हैं, ठीक है? और एप्लीकेशन पे भी यह सेशन आपको मिल रही है लाइव और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो इस सेशन को आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी बता दीजिएगा एप्लीकेशन पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डेट वाइज़ अरेंज करके क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कराया जा रहा है, जो कि आप वीडियो के रूप में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लड़की का नाम संगीता है जो साबुन खरीदना चाहती है। यानी कि एक दुकानदार से साबुन खरीदना चाहती है। मान लीजिए यह आपका दुकान है और यहाँ से क्या करना चाहती है? साबुन यह खरीदना चाहती है, ठीक है? साबुन खरीदने संगीता गई है
जिसका मूल्य 10 रुपया है, जिसके पास मूल्य कितना है? साबुन का कॉस्ट कितना है? तो साबुन का कॉस्ट है सर 10 रुपया, साबुन का कॉस्ट 10 रुपया है, उसके पास एक 5 रुपया का सिक्का। इसके पास संगीता के पास क्या है? संगीता के पास क्या है? संगीता के पास एक 5 रुपया का सिक्का है। 5 रुपया का कितना कॉइन्स है? 5 रुपया का 1 कॉइन्स है, यानी कि टोटल अमाउंट कितना हुआ? 5 रुपया हो जाएगा। आगे चलते हैं, 1 कॉइन है, 2 रुपये का 1 सिक्का है, 2 रुपये का 2 रुपये का 1 कॉइन है, 2 रुपये का 1 कॉइन है, यानी कि 2 रुपया हुआ। 5 50 पैसे के सिक्के हैं, यानी कि 5 सिक्के किस चीज़ का है? 50 पैसे का, यानी कि 5 गुना 0.5 करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2.5 यानी कि अढ़ाई रुपया, तो अढ़ाई या 2 कितना हो जाएगा? साढ़े 4 5 कितना हो जाएगा? साढ़े 9 रुपया कितना हो जाएगा? साढ़े 9 रुपया टोटल इसके पास है। तो कहता क्या है, उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की ज़रूरत है या आवश्यकता है? आप क्या कहेंगे? सर कॉस्ट तो 10 रुपया है, हमारे पास 9 रुपया 50 पैसा है, 9 रुपया 50 पैसा है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे सर इसमें से आप घटा दो तुम, जितना होगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि 50 पैसा और चाहिए, 50 पैसा और चाहिए। हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि प्रियदर्शिनी ने, फिर से एक लड़की है जिसका नाम प्रियदर्शिनी दिया हुआ है, ने साढ़े 4 केजी बादाम, साढ़े 4 केजी बादाम खरीदती है। क्या खरीदती है? बादाम खरीदती है। साढ़े 4 केजी नहीं, 4.8 केजी क्या खरीदती है? बादाम। 4 केजी 800 ग्राम बादाम खरीदती है। 2500 ग्राम किशमिश खरीदती है। किशमिश कितना खरीदती है? किशमिश खरीदती है 2500 ग्राम। 2500 ग्राम, जिसको आप केजी में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? केजी में जब आप चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा 2.5 केजी। 2.5 केजी, कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। आगे चलते हैं। अब कहता है कि साढ़े 3 केजी काजू खरीदती है। काजू कितना खरीदती है? तो काजू यह खरीदती है साढ़े 3 केजी। कितना खरीदती है? साढ़े 3 केजी, यानी कि 3500 ग्राम। कितना? 3500 ग्राम हो जाएगा। कैसे चेंज कर रहे हैं इसके बारे में मैं आपको बता दूँगा कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, उसके बारे में जानकारी मैं आपको दूँगा। तथा इस मिश्रण के बराबर-बराबर 3 दर्जन, तो दर्जन, अब आपको ये भी बताना है कि दर्जन, 1 दर्जन बराबर कितने पीस होते हैं? तो आप कहेंगे सर 1 दर्जन बराबर 12 पीस होते हैं। 1 दर्जन बराबर 12 होता है, 1 दर्जन बराबर 12 होता है, तो 3 दर्जन का मतलब क्या हुआ? 3 दर्जन का मतलब है कि 36, 3 दर्जन का मतलब कितना है? 36। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको 36 पैकेट बनाने हैं, प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? या आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले सभी का वेट हम निकालेंगे, तब तो हमें पता लगेगा ना कि एक पैकेट में कितने वेट जा रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा? सभी को एक में चेंज करके, यानी कि किसी एक में, या तो केजी में या तो ग्राम में चेंज करने के बाद ही ना इसका हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ये भी आपका 250 ग्राम दिया हुआ है, 2500 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है? तो यानी कि ये 2.5 केजी हो जाएगा, या 4.8 केजी दिया हुआ है, यानी कि ये 4800 ग्राम हो जाएगा। कैसे चेंज कर रहे हैं यह जानकारी मैं आपको अभी इसी टाइम बता देना चाहता हूँ। या आपको 250 2500 ग्राम दिया हुआ है तो 2500 ग्राम ही रहेगा, या साढ़े 3 केजी है तो या 3500 ग्राम हो जाएगा। देखिए आप केजी बराबर, 1 केजी बराबर कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं? तो 1000 ग्राम होते हैं। तो इसी टाइप से अगर हमें 4 केजी का बताना हो तो हम क्या कहेंगे? 4 केजी का बताना हो तो 4 गुना 1000 कर देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा? 4000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 4000 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर हम पूछे कि बताओ 3 केजी बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 3 से 1000 में गुना कर दीजिए, जितना आएगा उतना ही ना होगा। हाँ, बिल्कुल होगा। कितना आएगा? कितना आएगा? तो 3000 आएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें यह सभी को जोड़ दो, 4800, 4800, 2500 और 3500। 4800, 2500 और 3500 को जोड़ोगे तो 0, 0, 0, 0, 0 का कितना होगा? 0 हो जाएगा। 0, 0, 0, फिर से 0 हो जाएगा। यहाँ पे 8 5 13, 13 5 18 के 8 हाथ में 1, 4 2 6, 6 3 9 और 1 10। यह कितना आ गया? 10,800 क्या है? ग्राम है, क्योंकि हम ग्राम को जोड़े हैं ना, तो इतना ग्राम हो गया। 10,800 ग्राम हमारा कुल वेट है। कितना है? 10,800 कुल वेट है, ग्राम में है। और कितने पैकेट बनाने हैं? 36 पैकेट बनाने हैं।
36 पैकेट को प्रत्येक पैकेट में कितना जाएगा यह आपको बताना है। तो 36 से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 36 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3 मर्तबे कट जाएगा। कितना मर्तबे कटेगा? 3 मर्तबे कट जाएगा। यानी कि यह 36 तिया 108 और 2 डबल 0 3 पे डबल 0 बैठेगा, यानी कि 300 ग्राम इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आप चाहते हैं कि इस क्लास का पीडीएफ आप डाउनलोड करना, तो अभी ही आप डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन के होम टैब पे ही आपको 9 टैब मिलेंगे, 9 टैब मिलेंगे, जिसमें आपको यहाँ पे जो टैब मिलेगा, यहाँ पे बुक नाम का एक ऑप्शन है, जिसे अपडेट करके बाद में फ्री नोट्स कर दिया जाएगा। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो अंदर में यूट्यूब क्लास का एक ऑप्शन मिलेगा, यूट्यूब क्लास का एक ऑप्शन मिलेगा और उसी में आपको डेट वाइज करके इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। तो इस क्लास का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसे अपने मोबाइल में सेव भी कर सकते हैं और साथ में शेयर भी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा-सा पढ़िए और बनाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप सभी लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे और सोल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे। यहाँ पे कहता है कि एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर। वर्ग का कंडीशन क्या है? मैं आपको बता दूँ कि वर्ग का कंडीशन है कि चारों भुजा आपस में बराबर हो। चारों साइड आपस में क्या हो? बराबर हो। प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण भी क्या हो? 90 डिग्री हो। चारों कोण और चारों साइड क्या हो? बराबर हो। कोई दिक्कत नहीं। तो ये कंडीशन आपको पता होगा। तो बिल्कुल भुजा दिया हुआ है, यानी कि साइड दिया हुआ है। साइड कितना है? 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए, वर्ग की भुजा कितना कर दिया जाए? दुगुना कर दिया जाए। यानी कि 5 का दुगुना कितना हो जाएगा? 5 का दुगुना यानी कि 2 से गुना 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमारा साइड बराबर क्या हो जाएगा? साइड बराबर हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो नए क्षेत्रफल कितना होगा? तो आपको ये बताना है कि क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? तो एरिया ऑफ स्क्वायर आप सभी को पता है कि साइड का स्क्वायर होता है। साइड का स्क्वायर होता है। तो पहले वाले का 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। जब इसको दुगुना किए तो नया वर्ग बना और नए वर्ग का क्या हो जाएगा? तो एरिया ऑफ स्क्वायर इसका भी निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फ़ॉर्मूला याद रहेगा तब ना। आप कह सकते हैं सर साइड गुना साइड भी लिख सकते हैं या साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइड क्या है? 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 गुना 10 कीजिए या 10 का स्क्वायर, यानी कि 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं है। तो कहता है कि तो नए क्षेत्रफल कितना गुना हो गया? तो पहले हमारा क्षेत्रफल कितना आ रहा था? 25 सेंटीमीटर। कितना आ रहा था? पहले हमारा क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर था। कितना था? 25 सेंटीमीटर। लेकिन बाद में यह कितना हो गया? 100 हो गया। यह कितना गुना हो रहा है? 4 गुना हो रहा है। कैसे पता लगेगा? तो 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना मर्तबे कटेगा? 4 मर्तबे कटेगा, यानी कि यह क्या हो रहा है? 4 गुना हो रहा है। क्या हो रहा है? 4 गुना हो रहा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जब सीटेट 20 अगस्त का जब स्टूडेंट पेपर दे के आए थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर यह क्वेश्चन ही गलत आया। सर यह क्वेश्चन ही गलत आया था। तो इसमें बच्चे समझने में कन्फ्यूज़ हो गए कि उसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और उसका आंसर बताना क्या है। ठीक है? तो हम आपको बताना चाहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं और निश्चित रूप से आएँगे, फिर से आएँगे इस टाइप के पेपर। यहाँ पे कहता है 5 घटाओ 5 प्लस 5 घटाओ 5 प्लस 5 घटाओ 5, यह अनंत तक चलती है। डॉट डॉट जो है ना, यह अनंत को डिनोट कर रही है, यानी कि यह सीरीज कभी समाप्त नहीं हो रही है। यह सीरीज कभी समाप्त नहीं हो रही है। कि विषम पदों का योग, विषम पदों का, तो पद का इंग्लिश क्या होता है? तो आप कहेंगे सर टर्म होता है। टर्म होता है, क्या होता है? टर्म होता है। क्या होता है? टर्म होता है। पद का इंग्लिश क्या होता है? तो टर्म होता है। और विषम का मतलब क्या है? तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा-पूरा ना कटे, पूरा-पूरा डिवाइड ना हो, पूरा-पूरा डिवाइड ना हो, पूरा-पूरा डिवाइड ना हो, यानी कि भाग पूरा-पूरा ना लगे, ठीक है? तो ऐसी कौन-सी संख्या है? तो आप कहेंगे सर पहली संख्या हो जाएगी कौन-सी? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13।
क्या यह सीरीज कभी समाप्त होता है? तो कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो विषम संख्या आपसे कहा जा रहा है। तो विषम संख्या हमारा यही ना है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। इस टाइप से ये आगे चलता रहेगा। इसमें कहता है कि विषम संख्या पदों का योगफल क्या है? योगफल का मतलब क्या आपको पता है? तो कहेंगे सर हाँ, बिल्कुल योगफल का मतलब पता है। क्या होता है? तो एडिशन होता है जिसको ऐड भी बोलते हैं, ठीक है? यानी कि क्या करना होता है? तो जोड़ना होता है। इतना तो आपको पता ही है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर इतना आपको पता है तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा नहीं। क्योंकि इसमें कहता है कि विषम संख्या पदों का, तो विषम संख्या हमारा एक भी ही है। तो एक पद को इस सीरीज़ से हम एक पद को ही उठा रहे हैं। इस सीरीज़ से यह पूरा जितना भी सीरीज़ दिया हुआ है, इस पूरे सीरीज़ से मात्र हम एक पद को उठा रहे हैं। पहला पद तो क्या होगा? 5 आंसर आ रहा है। पहले पद उठाए यानी कि 1 टर्म उठाए तो कितना आया? 1 टर्म उठाए तो कितना आएगा? 5 आया। अगर तीसरा पद यानी कि फिर से हमें विषम टर्म ही चुनना है, यानी कि 3 पद उठाते हैं तो 5 माइनस प्लस 5। तो यहाँ पे देखिए 5 5 10 माइनस 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 आएगा। यानी कि 3 पद हम लिए, 3 पद लिए तो फिर से हमारा क्या आ गया? 5 ही आया। तो इसी तरीके से अब हम 5 पद लेंगे। 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5। देखिए क्या 5 पद हो गए? हाँ, बिल्कुल हो गए। तो इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो देखिए इससे आप कटा भी सकते हैं। एक या माइनस में है तो प्लस वाला कैंसल होगा, या माइनस में है तो या प्लस वाला कैंसल होगा, यानी कि बचा क्या? 5 बचा। यानी कि हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म और 5 टर्म, यानी कि विषम टर्म हम चुन रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? 5 होगा। अगर सम पद पूछता यानी कि सम संख्या पदों का योगफल पूछता तो हम क्या कहते कि सर सम पद यानी कि 2 4 6 का पद हम देखते तो सम के लिए यह जो अभी भी हम आपको डाटा बताया यह विषम पद के लिए बिल्कुल सही था। अगर सम पूछता तो सम का मतलब 2 4 6 8 इस तरीके से होता है। वैसी संख्या को हम सम संख्या कह सकते हैं जो 2 से पूरा क्या होती है? डिवाइड हो जाती है। उसी संख्या को हम क्या कहते हैं? तो सम संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम सम पद लेंगे तो पहला 2 पद, तो 5 में से 5 जाएगा, 0 मिलेगा। 5 पद लीजिए, -5 माइनस क्या हो जाएगा? -5 प्लस 5 और फिर से -5। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो सम पद लेना है ना। देखिए 5 से प्लस से माइनस कटेगा, प्लस से फिर से माइनस कटेगा, यानी कि क्या आ गया? 0 आ गया। अब 2 4 ले लिए, अब 6 पद लेते हैं। 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5। इसको जब आप कैंसल आउट करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर से क्या आ जाएगा? तो 0 आ जाएगा। फिर से क्या आ जाएगा? तो 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे 5 माइनस प्लस 5 माइनस 5 और प्लस 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। यह प्लस में है और यह माइनस में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये दोनों। यह प्लस है, ये माइनस, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये भी प्लस है, ये माइनस है, यानी कि कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि जब हम सम टर्म ले रहे हैं, यानी कि सम टर्म ले रहे हैं, यानी कि सम संख्या पदों की संख्या देख रहे हैं, योगफल देख रहे हैं, तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और जब विषम देख रहे हैं तो 5 आ रहा है। यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया था? तो विषम संख्या पदों का योगफल पूछा गया था, तो 5 होगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप इस सेशन को एप्लीकेशन के बारे में अपने दोस्तों के साथ अवश्य बात कीजिएगा, क्योंकि डीवीएस टीच पे अभी पीवाईक्यू सीटेट के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जा रहे हैं और आपके एग्जाम में अभी अप्रॉक्स 77-78 दिन टाइम बचे हुए हैं, यानी कि 77 से 78 पीवाईक्यू मैं आपको सोल्व करा के दूँगा। और निश्चित रूप से जो 15 कंटेंट के क्वेश्चन आने वाले हैं, यहीं से आ जाएँगे और आप क्वेश्चन को 15 में 12-13 क्वेश्चन को निश्चित रूप से आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। 1-2 जो क्वेश्चन बचेगा, उसके लिए आपको बेसिक मैथ की क्लास जॉइन करनी होगी, क्योंकि आपको उसमें कुछ बेसिक जानकारी दी जाएगी, जो इस सेशन में आपको यहाँ पे उपलब्ध नहीं कराए जा पा रहे हैं या उतना पॉसिबल नहीं है आपको संभव। ठीक है? तो आप बेसिक मैथ की क्लास जॉइन करेंगे तो निश्चित रूप से 15 में 15 आ जाएँगे। अगर आपको किसी तरीके से कंटेंट पसंद नहीं आती है तो जॉइन करने के 1 सप्ताह के अंदर-अंदर अगर आप हमें क्लेम करते हैं, कि सर हमें कंटेंट समझ नहीं आ रही है या आपके कंटेंट में किसी तरह की दिक्कत है, तो हम आपको 100% रिफंड भी उपलब्ध करवा देंगे। कोई दिक्कत उसमें नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा 36-30 का गुणनखंड नहीं है? गुणनखंड नहीं है। तो कल के ही सेशन में हम लोग फैक्टर की बात किए हुए थे और गुणनखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुणनखंड को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? तो गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं।
और गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है यानी कि यह 36-30 को जब हम भाग करेंगे उस नंबर से, तो यह पूरा-पूरा नहीं कटेगा, पूरा-पूरा नहीं कटेगा, पूरा-पूरा नहीं कटेगा। तो आपको तो देखते लग रहा है कि क्या 11 से तो 11 तेई 33 फिर से 3 और 33, 33 आएगा यार, तो ये 33 कट जाएगा 0 यानी कि यह कटेगा, तो 3, 3 0 कट गया पूरा-पूरा। जब 36-30 को डिवाइड करेंगे तब 12 तिया 36, 12 तिया 36, 1 0 1210 से कट जाएगा। जब 5 से डिवाइड करेंगे 36, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 पचे 35 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 1 और यहाँ पे 5 दूना 10 और 6 पचे 30 यानी कि 726 मरतबे कट जाएगा। अब कहता है कि 36 30 को 9 से तो देखिए जब 3 ऑप्शन से कट जा रहा है तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन क्या होगा जो बिल्कुल पूरा-पूरा नहीं कटेगा। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा नहीं कटने वाला है और इसका क्या हो जाएगा शेषफल बच जाएगा। तो इसको हम पूरा आपको डिवाइड करके बता देते हैं कि 9 चौका 36, 9 चौका 36 हो जाएगा और यहाँ पे घटाने के बाद लिखेंगे फिर 3 1 0 उतरा, 1 अंक उतारे नहीं कटा, तो 1 अंक और उतारने के लिए हमें 0 बैठाना होगा। 2 अंक उतारा, तो 9 तिरी 27, 9 तिरी 27 लेकिन शेषफल हमारा क्या बच गया 3 रिमाइंडर क्या बचा 3 यानी कि यह पूरा-पूरा तो नहीं कटा लेकिन बाकी का जो अंक था वह क्या था पूरा-पूरा कट जा रहा था। यानी कि 36-30 का वह फैक्टर था। 36-30 का फैक्टर था, लेकिन 9 एक ऐसा संख्या है जो 36-30 का फैक्टर नहीं है। अगर फैक्टर होता तो 9 से पूरा-पूरा कट जाता। अगर फैक्टर होता तो पूरा-पूरा 9 से कट जाता, लेकिन नहीं कट रहा है जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे 9 36-30 का फैक्टर नहीं है, यानी कि गुणनखंड नहीं है। तो गुणनखंड है और गुणनखंड नहीं है। ये आपको पता लग गया कि अगर हम बोले 3 11 का गुणनखंड है, तो आप क्या कहेंगे? डायरेक्ट करेंगे 11 में 3 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। अगर पूरा-पूरा कट जाता है, तो 11 का गुणनखंड है, अगर नहीं कटता है, तो गुणनखंड किसी भी कीमत पे नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ़ भाग करके चेक करना है। 36-30 को हम चेक किए 11 से, 3 से, 5 से, तो कट गया, पूरा-पूरा कट गया, तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं? 36-30 का हमारा गुणनखंड 3 भी है, 5 भी है और 11 है। लेकिन 36-30 का अगर गुणनखंड कौन-सा नहीं है, तो हम कहेंगे कि 9 गुणनखंड नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे है अवरोही क्रम में अरेंज करना। क्या कहता है? कि अवरोही क्रम में अरेंज करना है और अवरोही और आरोही का मतलब क्या है, इसके बारे में थोड़ा-सा आप जान लीजिए। जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, वह अवरोही और आरोही में कन्फ्यूजन में रहेंगे। आरोही और अवरोही, अवरोही इसका मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर और इसका मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम और असेंडिंग का मतलब होता है कि आरोही क्रम। यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग बढ़ते क्रम, इसको बोलते हैं क्या? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम और इसको बोलते हैं क्या? घटते क्रम। इसको क्या बोलते हैं? घटते क्रम। तो बढ़ते क्रम को ही आरोही क्रम बोलते हैं और घटते क्रम को ही अवरोही क्रम बोलते हैं। ये आपको पता रहेगा। तो यहाँ पे कहता क्या है कि अवरोही क्रम का मतलब क्या है? घटते क्रम में। देखिए, घटते क्रम में आपको देखना है तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 में आप देखेंगे, यह कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। ये सबसे छोटा होगा तब ना सबसे पहले दिया हुआ है। सबसे छोटा होगा सॉरी अवरोही क्रम में हम क्या करते हैं? घटते क्रम में अरेंज करने के लिए सबसे बड़का सबसे पहले, सबसे बड़का सबसे पहले और सबसे छोटका सबसे लास्ट में, सबसे छोटका सबसे लास्ट में। लेकिन बढ़ते क्रम में होता है कि सबसे छोटका सबसे पहले, उसके बाद सबसे बड़का सबसे लास्ट में, सबसे बड़का सबसे लास्ट में। इस टाइप से हम लोग अरेंज करते हैं। आपको समझ में आ गई होगी बढ़ते और घटते क्रम में। तो यहाँ पे आरोही क्रम आपसे पूछता है तो आरोही का क्रम का मतलब है कि घटते क्रम में अरेंज करना और सबसे बड़का सबसे पहले होगा। तो यहाँ पे 10 है, 10 के बाद 1 हो गया, ₹1.5 ये ₹1.05 हो गया, ₹1 5 पैसा हो गया। यहाँ पे देखिए, क्या यही घटता हुआ है? यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आपका 1.5 हो गया। यह ₹1.05 है जबकि ₹1.50 है। तो ऑप्शन नंबर 2 बढ़ रहा है जबकि ऑप्शन नंबर 1 घट रहा है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। लेकिन आगे के ऑप्शन हमें क्या करना होगा? चेक कर लेते हैं। आगे के ऑप्शन हमें चेक करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे 10 5 ₹10.50 ₹1.05 ₹1.55 और ₹1.50 तो यहाँ पे देखिए, यह ₹1.50 है और यह ₹1.05 है। तो यह फिर से क्या हो गया? बढ़ गया। यह हमारा ऑप्शन नंबर 3 गलत है।
यहाँ पे देखेंगे ₹10 50 पैसा, ₹1.50, ₹1 5 पैसा, ₹1 यहाँ पे देखिए। इसके बाद ये 0 बैठेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 5 है। यानी कि क्या है यह बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। तो क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे थोड़ा-सा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझने की कोशिश करनी है। इसमें आपसे पूछता है कि निम्नलिखित समूह में से किसमें सभी त्रियामी आकृति है? त्रियामी का मतलब क्या है? थ्री डायमेंशनल। क्या है? थ्री डायमेंशनल जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊँचाई भी हो। यानी कि लंबाई लेंथ भी हो, ब्रेड्थ भी हो, हाइट भी हो। तो किस-किस में मिलेगा? तो क्या घन में मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। घनाभ में मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है? यह पूरा एक वृत्त है। वृत्त है, तो इसका अर्धवृत्त का मतलब क्या है? आधा भाग, यही ना है? आधा भाग या आपका क्या हो जाएगा अर्धवृत्त। तो इसमें तो आपको लंबाई मिल रहा है। क्या इसमें ऊँचाई आपको मिल रहा है? तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। यह इसमें अर्धवृत्त में आपको क्या ऊँचाई मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा? कभी नहीं होगा। यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि घन घनाभ वृत्त, फिर से वृत्त आ गया, तो वृत्त में भी तो आपको ऊँचाई नहीं मिल रहा है ना, जिसकी वजह से गलत है। यहाँ पे फिर से यह वृत्त आ गया, तो वृत्त में ऊँचाई मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। वृत्त में भी नहीं मिलेगा, अर्धवृत्त में भी नहीं मिलेगा, गोला में भी नहीं मिलेगा। तो गोला में भी ऊँचाई नहीं मिलता है, लंबाई भी नहीं मिलता, लंबाई मिल जाएगा, चौड़ाई भी नहीं मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अर्धवृत्त में ऊँचाई नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर 1 और 2, 3 तीनों गलत है। इसमें जब 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं, तो चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाता है, इसे चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे ही होते हैं। अगर हमें ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड आता है, तो बिल्कुल सही तरीके से इसका आंसर न जानते हुए भी हम लोग सही लगा देंगे। तो देखिए, यहाँ पे सभी त्रियामी आकृतियाँ आपको बतानी थी, तो घन भी त्रियामी है, यानी कि थ्री डायमेंशनल है, घनाभ भी है, गोला भी है और बेलन भी है, यानी कि गोला में आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई दोनों तीनों मिल जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाएँ और बनाने की कोशिश करेंगे। स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन-सा नहीं होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। उम्मीद है आप सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे और बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। कहता है, यदि एक पतंग के समूह कोण बराबर हो, तो वह आयत बन जाती है। समूह एक पतंग के समूह कोण बराबर हो तो आयत बन जाती है। आयत कैसे बन जाएगी भाई? यही हमारा सत्य नहीं है। इस क्वेश्चन में सही बता सत्य नहीं है, यानी कि गलत स्टेटमेंट बताना था, तो यही है हमारा क्या गलत स्टेटमेंट। क्योंकि यदि एक पतंग के समूह कोण बराबर हो तो वह आयत नहीं बन जाती। एक समूह कोण बराबर होने से आयत नहीं बनता। आमने-सामने की लंबाइयाँ भी बराबर होनी चाहिए। आमने-सामने की लंबाइयाँ भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है? जिसकी वजह से यही हमारा स्टेटमेंट गलत है और बाकी के जो स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल सही है। यदि एक आयत की सभी भुजाएँ बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाती है। एक यदि एक आयत की सभी भुजाएँ बराबर हो, यानी कि ये भी चारों भुजा बराबर हो तो क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा, यानी तो ये तो सही है। इससे पहले भी हम लोग पिछले सेशन में देखिए यहाँ पे एक आयत बनाए थे। यहाँ पे हम क्या बताए थे? सभी कोण और सभी साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यहाँ पे भी हमने स्टेटमेंट को ज़िक्र किया था। तो वही स्टेटमेंट यहाँ पे दिया भी गया है कि यदि एक आयत की सभी भुजाएँ बराबर हो तो वह क्या बन जाता है? वर्ग बन जाता है। यह स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सत्य है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर स्टेटमेंट में कहता है, यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो, यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो, तो वह एक वर्ग बन जाता है। समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो, तो वह एक वर्ग बन जाता है। तो बिल्कुल सही है। समचतुर्भुज का मतलब क्या है? समचतुर्भुज का क्या मतलब है? सभी भुजाएँ आपस में बराबर हो और जब कोण बराबर हो जाएगा, यानी कि सभी कोण 90-90 डिग्री हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा? आयत का वर्ग का ही रूप ले लेगा ना। तो वर्ग का कंडीशन है क्या है? चारों भुजा बराबर हो और चारों कोण भी बराबर हो और 90 डिग्री हो। तो यह हमारा कंडीशन ये भी फॉलो कर रहा है, यानी कि ऑप्शन 3 भी सही स्टेटमेंट है। यदि एक सम सन यदि एक समानांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो, तो वह एक आयत बन जाता है। कहता है क्या? एक समानांतर चतुर्भुज का मतलब क्या है? आमने-सामने की भुजा बराबर हो। समानांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो, तो वह एक आयत बन जाता है। यानी कि ए-बी जब बराबर हो, यह एक आयत बन जाता है। हाँ, बिल्कुल बन जाता है। समानांतर चतुर्भुज एक आयत का रूप है ही, यानी कि 2, 3, 4 सही स्टेटमेंट है, जबकि इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि गलत स्टेटमेंट कौन-सा है। गलत स्टेटमेंट आपको बताना था, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? गलत स्टेटमेंट है। आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है?
तो गलत स्टेटमेंट है और आपको गलत स्टेटमेंट ही पहचानना था। तो बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन आप देख ही नहीं सकते और आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा भी क्वेश्चन सीटेट के पेपर में पूछता है क्या? तो हम कहेंगे हाँ, बिल्कुल पूछता है, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछता है। तो थोड़ा-सा आप जान लीजिए। यहाँ पे कहता है 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। किस-किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? तो 1 बिलियन के रूप में जाना जाता है या 10 करोड़ के रूप में जाना जाता है या 1 करोड़ के रूप में जाना जाता है या 1 मिलियन के रूप में जाना जाता है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 100 लाख को किस रूप में जाना जाता है, हमें यह बताना है। हम कहेंगे सर यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं करना है आपको। 100 का मतलब क्या होता है? 100 का मतलब 100 होता है और लाख का मतलब क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख यही ना होता है। इसको गुना कर दो, जो होगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका 1 करोड़ होगा, 1 करोड़ होगा। चलिए हम लोग गुना करके भी चेक कर लेते हैं, ऐसे गुना करें तब या यहाँ पे हम लोग 100 से गुना कर ले तब। इसको गुना कर लीजिए, 0 से गुना कीजिएगा तो कितना है 3 और 2 5 और 1 6 अंक है तो 6 गो 0 हो जाएगा। एगो, दुगो, 3 गो और 1 4 और 2 6 गो हो गया। यहाँ पे भी 6 गो 0 होगा, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो और 6 गो। अब यहाँ से 1 से गुना करना है तो 5 गो तो 0 ही बैठेगा, 5 गो 0 ही बैठेगा। सॉरी यहाँ पे यह नहीं होगा, यहाँ पे 5 गो 0 ही बैठेगा। 5 गो 0 ही बैठेगा और लास्ट में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। 0, 0, 0, 0, 0 यहाँ पे 0, 0 इसको जब आप पढ़ेंगे तो 1 करोड़ आएगा यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका ऑप्शन नंबर सॉरी आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। 100 लाख को 1 करोड़ के रूप में भी हम लोग जानते हैं। आगे क्वेश्चन को देखते हैं और थोड़ा-सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। अम्मी ने 36 सौर वर्गों को अमीनी जो नाम की एक लड़की है, वह 36 सौर समूह वर्गों को यानी कि एक जैसे सौर सम का मतलब क्या होता है? एक जैसा वर्ग। सौर सम का मतलब होता है कि एक जैसा। कितना वर्ग है? तो 36 वर्ग है। वर्गों को अलग-अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित करना चाहती है। तो आयत का कंडीशन क्या है? लंबाई-चौड़ाई बराबर होना चाहिए, लंबाई-चौड़ाई बराबर होना चाहिए और सभी कोण 90 डिग्री होने चाहिए। सभी कोण 90 डिग्री होनी चाहिए यानी कि इसका दूसरा तरीका भी ये भी है कि सभी को 90 डिग्री होने चाहिए और क्या कहेंगे कि आमने-सामने की भुजा बराबर हो, यानी कि लंबाई लंबाई से बराबर हो। तो क्या यह एक आयत का रूप है? तो आप कहेंगे सर यह आयत तो नहीं यहाँ पे लग रहा है कि चारों भुजा क्या है? बराबर है। लेकिन हम कहें क्या यह आयत है? तो आप कहेंगे सर हाँ, बिल्कुल यह आयत है क्योंकि सभी कोण 90 डिग्री है और आमने-सामने की भुजा भी क्या है? आमने-सामने की भुजा भी क्या है? बराबर है। आमने-सामने की भुजा भी क्या है? बराबर है। कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल भी नहीं। आमने-सामने की भुजा भी बराबर है। ठीक है? तो आगे चलते हैं थोड़ा-सा और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कहता है कि व्यवस्थित कर रही है, वह इन वर्गों द्वारा अलग-अलग प्रकार के कितने आयत बनाए सकती है? कितने आयत बनाई सकती है? इस टाइप के क्वेश्चन को आप आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 36 को मात्र ऐसे 2 अंक में तोड़िए जिससे गुना करने पे क्या हो जाए 36 फिर से आ जाए। 1 गुना 36 कीजिएगा तो क्या आएगा? 36 आएगा या नहीं आएगा? हम 36 वर्ग को इस टाइप से हम क्या अरेंज कर दे रहे हैं? एक ही रो में हम क्या कर देते हैं? अरेंज कर देते हैं। तो क्या यह आयत का रूप नहीं लेगा? देखिए, सभी कोण 90 डिग्री है, सभी कोण 90 डिग्री है या नहीं है? है। आमने-सामने की भुजा बराबर है या नहीं है? ये भुजा इसके बराबर है या नहीं है? हाँ, है। ऊपर वाला भुजा नीचे वाले भुजा के बराबर में है या नहीं है? तो हाँ, है। यानी कि 1 गुना 36 तो एक इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। दूसरा है 2 गुना 18 अब ऊपर में 18 का पेयर रखेंगे। अब 2 रो 2 क्या कर लेंगे? 2 कॉलम बना लेंगे और इस टाइप से हम 18 को हम अरेंज कर लेंगे। अभी कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 4 हुआ ना? इसी टाइप से हम 18 का पेयर बना लेंगे। तो देखिए, क्या ऊपर वाला भुजा क्या नीचे वाले भुजा के बराबर है? हाँ, बिल्कुल है। क्या यह लंबाई के बराबर है? तो कहेंगे हाँ, बिल्कुल है। यानी कि ये भी एक तरीका है। अब आगे चलेंगे तो 3 गुना 12 अब हम कॉलम को 3 कर देंगे। कॉलम को कितना कर देंगे? 3 कर देंगे। कॉलम को हम 3 कर देंगे और बाकी को 12 हम रो बना लेंगे। तो इस टाइप से देखेंगे तो यह भी बराबर होगा। इसी टाइप से आगे चलेंगे, यहाँ पे 4 से करेंगे तो 4 कॉलम 9 आपका रो बन जाएगा। आगे चलेंगे तो 6 आपका रो और 6 कॉलम बन जाएगा। यानी कि हमारा यह सभी तरीका है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे 9 गुना 4 हो जाएगा, 12 गुना 3 हो जाएगा, 18 गुना 2 हो जाएगा, 36 गुना 1 हो जाएगा। या फिर से रिपीट करने लगेगा तो हमें रिपीट नहीं देखना है।
कितने तरीके से हम आयत बना सकते हैं, कितने तरीके से आयत बना सकते हैं, तो कितने तरीके से? एक तरीका है, दूसरा तरीका है, तीसरा तरीका है, चौथा तरीका है, पाँचवाँ तरीका है। तो कितने तरीके से? तो 5 तरीके से हम बना सकते हैं। कितने तरीके से आयत बना सकते हैं? तो 5 तरीके से बना सकते हैं। कोई दिक्कत? तो बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको आयत बनाकर भी दिखाया कि कैसे किस तरीके से हम वर्गों को अरेंज करके आयत का निर्माण कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। अगर आपसे पूछता कि 20 सौर वर्ग हैं, तो इसका कितने प्रकार से आयत को व्यवस्थित कर सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि हमें भी पता लग सके कि कितने बच्चे अभी तक इस क्लास को देख रहे हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि रुबीना ने कार से 16:50 यानी कि 4:50 पर क्या की? बजे अपनी यात्रा शुरू की है। स्टार्टिंग टाइम है या क्या है? स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है 4:50 उसी दिन 21 बज के 50 15 मिनट पे सॉरी 21 बज के 55 मिन 15 मिनट पे समाप्त होती है। यानी कि एंड टाइम क्या है? एंड टाइम यानी कि समाप्ति का समय क्या है? 21:15 समाप्ति का समय है। तो यात्रा पूरी करने में यात्रा पूरी करने में पूरा समय कितना लगा? यात्रा पूरी करने में पूरा समय कितना लगा? यह आपको बताना है। तो देखिए, यह 4:50 हो रहा है या 16:50? 4:50 को ही 16:50 भी बोलते हैं। क्योंकि रेलवे पे जब आप जाएँगे ना, रेलवे रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ पे आपको 2:30 5:30 ऐसा नहीं टाइम दिखाता है। वहाँ पे दिखाएगा 12 तो बजेगा, 11:59 होगा, उसके बाद 12:10 13 उसके बाद 12 के बाद 1 नहीं बजेगा, क्या बजता है? तो 12 के बाद 1 ना बजकर 13:10 5 मिनट ऐसा घड़ी हो जाता है, यानी कि 13 के बाद वह कहाँ तक जाते हैं? तो 24 घंटे वाली वह घड़ी होती है, 24 घंटे वाली घड़ी होती है यानी कि डिजिटल क्लॉक होती है, जिसकी वजह से उसमें आपको 1, 2, 3 नहीं बजते हैं, जबकि आपके जो दीवाल घड़ी जो आपके घर में होते हैं, उसमें 12 के बाद 1 बजता है। यानी कि यह 16:50 हो रहा है, यानी कि 17 बजने में कितना मिनट का टाइम लगेगा? तो 10 मिनट टाइम लगेगा। 17 बजने में 10 मिनट का टाइम लगेगा। तो यह कितना बज जाएगा? 17 बज जाएगा और ये इसको जाना कहाँ तक है? 21 तक। 17 में हम कितना जोड़ेंगे कि 21 हो जाएगा? तो 4 घंटा। आप कहेंगे सर 4 घंटा जोड़ देंगे तो 21 बज जाएगा और 10 मिनट पहले टाइम लगा हुआ है और 15 मिनट ज़्यादा। यानी कि 15 मिनट और 10 मिनट जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 मिनट और 15 मिनट जोड़ देंगे तो 25 मिनट हो जाएगा। या हमारा क्या हो जाएगा? या हमारा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 4 बज के 25 मिनट। या इसका दूसरा तरीका है, इतना आपको समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप सभी को भूल जाइए। अभी तक हम जो आपको बताया वह भूल जाइए और यहाँ पे 15 21-15 21-15 में से 16-50 घटा लीजिए, 16-50 घटा लीजिए तो कहेंगे सर कैसे घटेगा? कैसे घटेगा? तो हमें तो हासिल लेना होता है, तो आप लोगों को पता है ना हासिल लेते हैं? हाँ, बिल्कुल पता है। तो हम यहाँ पे भी हासिल लेंगे, यहाँ पे भी हासिल लेंगे। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है? तो हम कहेंगे सर या आप खुद बताएँगे सर 1 घंटा में कितना मिनट होता है? तो 60 मिनट होता है। कितना होता है? तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो हम लोग घटाव में भी क्या करते हैं? हासिल लेते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? हासिल लेंगे। लेकिन वहाँ पे 1 हासिल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 60 हासिल लेंगे। तो यहाँ पे तो घट नहीं रहा है, 15 में से 50 घटेगा? तो बिल्कुल नहीं घटेगा। जब नहीं घटेगा तब क्या करेंगे? हासिल लेंगे। तो यह 21 घंटा है। जब 1 घंटा हासिल ले लेंगे, 1 आवर हासिल लेंगे, तो कितना मिनट आप हासिल ले रहे हैं? तो 60 मिनट और 60 में 15 जोड़ देंगे तो 75 मिनट हो जाएगा। तो क्या हम 21 घंटा 15 मिनट को हम क्या 20 घंटा 1 घंटा को हम मिनट बनाए हैं, यानी कि 75 मिनट लिख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि 20 घंटा 75 मिनट भी हमारा क्या है? 21 घंटा 15 मिनट ही है। इसमें से हमें 16-50 घटाना है तो नहीं घटेगा, बिल्कुल घट जाएगा। 5 में से 0 गया 0 7 में से 5 जाएगा तो 2 और यहाँ पे 16 में से अब 20 में से 16 गया 4 यानी कि 4 घंटा 25 मिनट। आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ दोनों तरीके आपको समझ में आ गया होगा। पहले कोशिश करेंगे कि राउंड फिगर बना लें। अगर राउंड फिगर के आधार पे नहीं समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको घंटा हासिल लेके मिनट बना लेना है और मिनट में से मिनट घटा लेना है। तो किस तरीके से मैंने घटाया उसी तरीके से आपको भी घटा लेना है। यहाँ पे भी घटाएँगे तो 4 बज के 4 घंटा 25 मिनट ही टाइम लगेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए कौन-सा सेक्शन इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहता है कि 56 नंबर क्वेश्चन में है
कि 100 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट माना कि पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर कितना है? होल नंबर पूर्ण संख्या हमारा x है। कहता है कि 100 में एक पूर्ण संख्या है यानी कि 100 में एक पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हम क्या माने हैं? 100 जोड़ी जाती है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर वही संख्या घटा ली जाती है और वही संख्या घट 100 में से घटा ली जाती है। किस में से घटाई जाती है? तो 100 में से वही संख्या यानी कि पूर्ण संख्या घटाई जाती है। तो इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल। तो हमें यह एक संख्या प्राप्त हुआ है और यह एक संख्या प्राप्त हुआ है। इस दोनों का क्या कहता है? योगफल। तो योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़, जिसको इंग्लिश में एडिशन भी बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में ऐड भी बोलते हैं। तो जब इसको आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे 100 प्लस x प्लस 100 माइनस x हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा और 100 और 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 200 बिल्कुल सही आंसर है।